प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करें? बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो कौन से सेक्टर्स करंट मार्केट कंडीशन में अच्छा कर रहे हैं और आने वाले समय में अच्छा करेंगे, और कौन से वो सेक्टर्स हैं जिससे हमें बच कर रहना है, और साथ ही मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो स्टॉक्स में किस तरह के चेंजेस मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, जानेंगे सभी कुछ इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आज का मार्केट आप लाइव देख सकते हैं। देखिए फिलहाल क्या चल रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स दोनों ही ऊपर हैं, ग्रीन में आप देख सकते हैं। मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों ही डाउन हैं। ठीक है, यहाँ से ही आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में और क्या हो सकता है। तो देखिए लार्ज कैप्स ऊपर हैं, निफ्टी 50, सेंसेक्स, और मिड कैप, स्मॉल कैप दोनों डाउन हैं। इसके नीचे अगर आप सेक्टर्स देखेंगे ना, तो देखिए बैंक का परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है, आईटी ठीक चल रहा है, एफएमसीजी भी पॉजिटिव है, फार्मा डाउन है, कंजम्पशन भी ऊपर है, ऑटो ऊपर है, रियलिटी थोड़ा डाउन है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन है, सेंट्रल पीएसयू, सीपीएससी डाउन है, मेटल्स ऊपर हैं, इंफ्रा डाउन है और कमोडिटीज़ भी ऊपर हैं। अब मैं आपको एक एक कर सभी कुछ समझाता हूँ। तो सबसे पहले जानेंगे मार्केट कैप वाइज। तो हमने क्या देखा कि लार्ज कैप्स फिलहाल ऊपर हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप डाउन है। माइक्रो कैप भी अगर आप देखेंगे तो वो भी डाउन है। तो देखिए पिछले काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये जो मार्केट कैप एलोकेशन है ना, मार्केट में चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है मतलब कि मिड कैप और स्मॉल कैप का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है पास्ट में, लास्ट फ्यू ईयर्स से। तो अब क्या हो रहा है कि मिड कैप, स्मॉल कैप में थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। लार्ज कैप्स के रिटर्न्स रिलेटिवली कम आए हैं, तो लार्ज कैप सब ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो सबसे बड़ा रीज़न देखिए आप यहाँ पे क्लियरली चेक कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूएशन मैंने लिखा है ना, निफ्टी 50 दैट इज़ लार्ज कैप, उसके बाद मिड कैप और स्मॉल कैप का, और ट्रेलिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो मैंने लिया है। तो देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशियो का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी 1 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर रही है तो उस 1 रुपये के प्रॉफिट के लिए आप उस कंपनी में कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहेंगे। लाइक किसी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है मान लीजिए 10, तो वहाँ पे 1 रुपये का अगर वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करे तो उसके लिए आप 10 रुपीज़ वहाँ पे दे रहे हैं, उस कंपनी को वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसी तरह से किसी कंपनी का अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो मान लीजिए 100 है तो 1 रुपये प्रॉफिट के लिए आप 100 रुपीज़ दे रहे हैं वहाँ पे। तो इसी से आपको क्लियरली पता चल गया होगा ना कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर अच्छी कंपनी है तो थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्लियरली आपको पता चल रहा है ना कि निफ्टी 50 का पी रेशियो बहुत कम है, रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ, और मिड कैप का तो बहुत ज़्यादा है 45, और स्मॉल कैप का है 32। तो देखिए लार्ज कैप का अगर आप देखें तो पी रेशियो कोई बहुत ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए मिड कैप, स्मॉल कैप से। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप तो आपको पता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे जो प्रॉफिट है काफ़ी हद तक एक क्लैरिटी वहाँ पे होता है कि इस तरह का प्रॉफिट ये कंपनी जनरेट कर पाएगी। अगर मार्केट कंडीशंस में कुछ प्रॉब्लम होगा तो कंपनी बंद नहीं हो जाएगी, बहुत बड़ा वहाँ पे इशू नहीं आएगा, इस तरह का कॉन्फिडेंस आता है। तो ऑफकोर्स वहाँ तो पी रेशियो रिलेटिवली अच्छा होना चाहिए। जबकि मिड कैप देखें और स्मॉल कैप देखें तो रिलेटिवली कंपनीज यहाँ पे छोटी होती जाती हैं, तो वहाँ पे ऑफकोर्स ग्रोथ रेट जनरली देखा जाता है कि ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पे रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है। मान लीजिए ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन में प्रॉब्लम आया तो उन कंपनीज़ के साथ प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो का गैप है वो इतना बड़ा नहीं होना चाहिए। फिलहाल वो गैप बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आप मार्केट भी अगर लास्ट फ्यू डेज से आप देखेंगे तो क्लियर आपको इंडिकेशन मिल रहा है लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक और इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपको बोल रहा हूँ। मोस्टली जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। इसीलिए अगर आप डेटा देखेंगे ना, एम्फी का डेटा है ये, तो लार्ज कैप्स में अगर आप देखेंगे तो जुलाई में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 670 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ था, जबकि अगस्त में वो बढ़कर हो गया 2630 करोड़। हाँ, कितना बड़ा डिफरेंस आया है। तो ये ऑलमोस्ट 4 टाइम्स हो गया है, पहले बहुत कम था। और मिड कैप का अगर आप देखेंगे तो मिड कैप का अगर अमाउंट देखेंगे तो अभी भी बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ग्रोथ सिर्फ 86% का हुआ है, पॉजिटिव ग्रोथ। और स्मॉल कैप में तो -20% गया है, मतलब कि ग्रोथ नहीं हुआ। वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है जुलाई के मुकाबले अगस्त में कम हुआ है। तो देखिए मोस्टली
काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए म्यूचुअल फंड में जो पैसा इन्वेस्ट होता है ना, एम्फी का डेटा है, वो भी क्लियरली आपको इंडिकेशन दे रहा है कि लार्ज कैप में बायस है, मतलब इन्वेस्टर्स को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, रिलेटिवली मिड कैप में थोड़ा कम हो रहा है और स्मॉल कैप में तो काफ़ी कम हो रहा है। तो इस डेटा को देखकर अच्छा होगा कि आप भी इस बात को समझ लें। यहाँ पे आप सेक्टर्स और थीम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं ना, 2010 से लेकर 2023 तक। तो देखिए सेक्टर्स और थीम टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है ना। लाइक देखिए रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखेंगे कोविड के समय मान लीजिए, तो 2020 में कोविड का समय था तो फार्मा का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। टॉप में देखिए 2020 फार्मा और आईटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। 2021 में जब रिकवरी स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे मेटल का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा हो गया, आईटी का परफॉर्मेंस उस समय भी अच्छा था और इंफ्रा का परफॉर्मेंस वापस आया। 2022 में देखिए बैंक का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, एफएमसीजी का अच्छा था, ऑटो का भी ठीक था। 2023 में बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी सभी जगह कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहा था। यहाँ पे आप निफ्टी 50 का सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं, कुछ दिनों पहले मैंने शो किया था। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज का एक्सपोजर 32% से भी ज़्यादा है, आईटी का 14% से भी ज़्यादा है, एफएमसीजी का भी 8% से ज़्यादा है। तो अभी हमने क्या देखा था कि रीसेंट टाइम्स में फाइनेंशियल सर्विसेज का कोई परफॉर्मेंस आया नहीं है, आईटी का भी उम्मीद से कम परफॉर्मेंस आया है, एफएमसीजी का भी उम्मीद से कम परफॉर्मेंस आया है। तो ये सारे सेक्टर्स ड्यू हैं परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पे आप निफ्टी 50 के टॉप होल्डिंग्स को देख सकते हैं, तो इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स में खास परफॉर्मेंस नहीं आया है रीसेंट टाइम्स में। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस का भी अगर 3 ईयर का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। इन्फोसिस तो ऑफकोर्स आईटी है, टीसीएस ऑफकोर्स आईटी है, तो कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं। आईटीसी का भी रीसेंट टाइम्स में देखेंगे तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं आया है। तो सभी कुछ सिक्लिकल है। हमने देखा था ना सेक्टर और थीम में टाइम टू टाइम सब कुछ चेंज हो रहा है, तो यहाँ भी ये सिक्लिकल है, यहाँ भी चेंजेस आएंगे। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप का अगर आप सेक्टर भी हमने देखा और स्टॉक्स भी देखा, ये सभी कुछ ड्यू है रिटर्न्स के लिए और इसीलिए स्टॉक मार्केट में ये रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। लार्ज कैप के साथ एक और प्लस पॉइंट क्या है कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो गया, आने वाले समय में और भी होगा, तो वहाँ से एफआईआईज का पैसा निकल रहा है, आने वाले समय में और भी ज़्यादा निकलेगा। तो वो पैसा इंडिया में भी आएगा और जो एफआईआईज हैं अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, लार्ज कैप्स में करते हैं। तो लार्ज कैप्स में उनका जब पैसा ज़्यादा आएगा तो आप देखेंगे कि समय के साथ धीरे धीरे लार्ज कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा और इम्प्रूव करेगा और बिकॉज ऑफ हायर वैल्यूएशन रिलेटिवली मैं बोल रहा हूँ मिड कैप और स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको सेक्टर वाइज डिटेल्स दे देता हूँ। तो देखिए सबसे ऊपर है निफ्टी बैंक। तो देखिए याद रखिए कि जो बैंक्स हैं ना, अगर उनका परफॉर्मेंस का बात बोलेंगे, कंपनी का परफॉर्मेंस मैं बोल रहा हूँ, तो अभी भी नियर फ्यूचर में कोई खास अच्छा नहीं रहेगा। रीज़न क्या है कि देखिए अभी एफडी वो सही से कलेक्ट कर नहीं पा रहे हैं, लोन ग्रोथ तो ठीक ठाक चल रहा है, इंटरेस्ट रेट कट होगा तो लोन ग्रोथ और बढ़ेगा, लेकिन लोन ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इनके पास एफडी तो होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, तो अभी तो उन्हें पैसा कलेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसके कारण हो सकता है एफडी का जो इंटरेस्ट रेट है वो जल्दी कम नहीं कर पाएँ, तो मार्जिन पे प्रेशर बना रहेगा बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है। तो रिलेटिवली फाइनेंशियल सेक्टर में अगर मुझसे पूछेंगे तो रिलेटिवली एनबीएफसीज का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होगा और ऑफकोर्स बैंक्स भी वापस आएंगे, यहाँ भी परफॉर्मेंस आएगा, लेकिन नियर फ्यूचर में प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन ये भी ड्यू है, इसे हम वैल्यू इन्वेस्टिंग बोल सकते हैं क्योंकि वैल्यूएशंस बहुत कम है यहाँ पे, तो ये ड्यू है। सेकंड है आईटी, इंटरेस्ट रेट कट स्टार्ट हो चुके हैं। अगर यूएस में नेक्स्ट ईयर रिसेशन नहीं आता है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो आईटी कंपनीज हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि आईटी में भी कोई खास परफॉर्मेंस आया नहीं था लास्ट फ्यू ईयर से, तो बिल्कुल ये ड्यू है, तो यहाँ भी हम परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और मार्केट शो भी कर रहा है ना। बैंक देखिए, आईटी देखिए, और जो एफआईआईज का पैसा आएगा बैंकिंग के बाद सेकंड जो नंबर पे जाएगा पैसा वो जाएगा आईटी और एफएमसीजी, हाँ, क्योंकि यहाँ भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, तो यहाँ पे भी उनका पैसा जाएगा। एफएमसीजी भी आप देखें नीचे ना, पहले था कि मानसून का प्रॉब्लम चल रहा था, इस साल तो मानसून भी अच्छा हुआ है, तो रूरल अगर रिकवरी होगा तो एफएमसीजी कंपनीज को प्रॉफिट मिलेगा, मतलब फायदा होगा, तो इसीलिए एफएमसीजी से भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले समय परफॉर्मेंस ठीक रहेगा। फार्मा तो आज डाउन है, लेकिन फार्मा में भी लास्ट ईयर से मोमेंटम बना है, रिटर्न्स ऑलरेडी आने लगा है,
तो अभी कुछ और समय तक बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फार्मा से भी परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। कंजम्पशन तो ठीक चल ही रहा है। कंजम्पशन में देखिए बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे देखिए कंजम्पशन के ये सेक्टर्स हैं, एफएमसीजी भी इसमें आएगा, ऑटोमोबाइल आएगा, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कंज्यूमर सर्विसेज, थोड़ा बहुत हेल्थ केयर भी है, पावर भी है, रियलिटी भी है। तो इंडिया में तो कंजम्पशन स्टोरी चल ही रहा है, तो इस थीम का भी परफॉर्मेंस उम्मीद है कि आने वाले समय में अच्छा ही रहेगा। ऑटो का भी परफॉर्मेंस ठीक चल रहा है। देखिए ऑटो काफ़ी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था, फाइनली कुछ समय से वापस आया, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तो ऑटो देखिए इंडिया ना डेवलपिंग इकोनॉमी है, जो वेल्थ है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है इंडिया में, तो ऑटो एज अ सेक्टर ऑफ कोर्स देखिए वैल्यूएशंस तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पहले के मुकाबले हो सकता है कि रिटर्न थोड़ा कम हो। उसके नीचे देखिए थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा है। देखिए रियलिटी इंटरेस्ट रेट जब कट हो रहा है तो रियलिटी के लिए बहुत अच्छा है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ भी परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, लेकिन रियलिटी में अच्छा खासा रिटर्न आया है, तो वैल्यूएशन यहाँ पे कंसर्न है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अगेन बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आया है और आने वाले समय में भी यहाँ भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है? वैल्यूएशन, बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है यहाँ पे, तो इसीलिए फ़िलहाल ये बहुत ज़्यादा रिस्की जोन में है बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन। लेकिन हाँ, प्रोस्पेक्ट वाइज अगर देखें सेक्टर का प्रोस्पेक्ट तो बहुत अच्छा है। सेंट्रल पीएसयूज़ देखिए यहाँ पे ना जो रिटर्न्स आया है 2 रीज़न से आया था। एक तो परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ था, दूसरा इनका वैल्यूएशंस बहुत कम था, तो पहले के मुकाबले अब वैल्यूएशन इनका ऊपर चला गया है। ठीक है, परफॉर्मेंस तो ठीक ठाक आ रहा है अभी भी, लेकिन वैल्यूएशन पहले के मुकाबले ऊपर चला गया है। तो अब इनका जब आप कंपैरिजन करेंगे ना प्राइवेट सेक्टर से, तो वहाँ पे देखिए अब प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर से अभी भी काफ़ी हद तक ये कम्पीट नहीं कर पाएंगे। देखिए सिंपल एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ ना, जैसे बैंक्स अगर आप देखेंगे तो जो भी बैंक्स है ना, पीएसयू बैंक्स है और जो प्राइवेट बैंक्स है, उनका सिंपली आप जाकर आरओए चेक कर लें, रिटर्न ऑन एसेट, आपको क्लियरली वहीं से पता चल जाएगा कि अभी भी कितना बड़ा गैप है इसमें। अब यहाँ पे वैसे सेक्टर्स देखिए नीचे जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स को बच कर आना चाहिए। मेटल्स देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, कमोडिटीज़ देखिए कितना ज़्यादा रिटर्न आ रहा है, क्योंकि चाइना में इंटरेस्ट रेट कट हुआ है, आने वाले समय में वहाँ पर और भी स्टिमुलस आएगा, क्योंकि चाइनीज़ इकोनॉमी तो बिल्कुल डाउन एंड आउट है। मेटल का अगर आप कंजम्पशन बोलेंगे ना, तो चाइना में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भी होता है और कंजम्पशन भी होता है, तो जब चाइना का इकोनॉमी ऐसा लगेगा मार्केट को कि थोड़ा इंप्रूवमेंट आने वाला है या फिर आ सकता है, तो मेटल के प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्टॉक प्राइसेस में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। ठीक है, तो आइडियली रिटेल इन्वेस्टर्स को यहाँ से बिल्कुल बच कर रहना चाहिए। कमोडिटीज़ भी बहुत रिस्की है, बच कर रहना चाहिए। इंफ्रा भी सेम, ऑल्दो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इंफ्रा का परफॉर्मेंस एज अ सेक्टर आने वाले समय में अच्छा होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये सब बहुत ज़्यादा सिक्लिकल है। रिटेल इन्वेस्टर्स को आइडियली यहाँ से दूर रहना चाहिए। आप लोग का काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आता है वैल्यू और ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से रिलेटेड भी, तो देखिए मैंने हमेशा मेंटेन किया है काफ़ी समय से, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल वॉच करते हैं ना, तो काफ़ी समय से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ग्रोथ वापस आ रहा है। हाँ, वैल्यू का अगर आप जो भी वैल्यू ओरिएंटेड फंड्स है ना, लास्ट 3 to 6 मंथ्स का उनका आप जाकर परफॉर्मेंस देखें। उसी तरह से जो ग्रोथ ओरिएंटेड फंड्स है ना, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उनका लास्ट 3 and 6 मंथ्स का जाकर आप परफॉर्मेंस देखें। हाँ, आपको वहीं पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। देखिए इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो चुका है, इंटरेस्ट रेट कट इंडिया में भी होगा, यूएस में और ज़्यादा होगा, तो इसीलिए जो ग्रोथ स्टॉक्स हैं वापस आ रहे हैं। तो मैंने लास्ट टाइम भी आपको कई बार इनफैक्ट मैंने बोला है कि दिसंबर तक का आप टाइम दे, दिसंबर जैन, वहीं से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जो ग्रोथ स्टाइल वाले म्यूचुअल फंड्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से वापस आएंगे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वैल्यू वाले बिल्कुल डाउन एंड आउट हो जाएंगे, लेकिन रिलेटिवली ग्रोथ का परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि अच्छा रहेगा। ऑलरेडी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, बट हाँ आने वाले समय में थोड़ा और ये बढ़ेगा। यहाँ पे जान लेते हैं कि एज अ इन्वेस्टर हमारा इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खुद का इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बता देता हूँ। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स में मैं चेंजेस नहीं करता हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट करता है SIP या STP के थ्रू, अगर बड़ा पैसा है तो 6 मंथ्स का STP और छोटा पैसा है तो SIP पर मंथ, वैसे इन्वेस्ट करता हूँ और वो कंटिन्यू है। ठीक है, ऑल्दो मैं बोल रहा हूँ कि लार्ज कैप का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर होगा, मिड कैप स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस शायद अच्छा ना हो, शायद बोल रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता, 100% गारंटी से तो कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन उम्मीद है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है कि परफॉर्मेंस रिलेटिवली लार्ज कैप का ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है एज ए इन्वेस्टर। तो देखिए इन्वेस्टर्स को सिर्फ अपना रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होराइजन को ध्यान में रखना है और मार्केट कैप को ध्यान में रखना है, मार्केट कैप एलोकेशन। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों में आप डिसाइड करें कि कितना एलोकेशन लेना है बेसिस और इन्वेस्टमेंट होराइजन और रिस्क प्रोफाइल, और उसे मेंटेन करें। ठीक है, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ही पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं करें। आप लोग के पोर्टफोलियोज आते हैं ना, अभी भी कुछ आया था
तो कुछ पोर्टफोलियोज आप लोगों ने शेयर किया था, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है। ये बात सही है कि मिड कैप स्मॉल कैप को अगर आप बहुत लंबे समय तक होल्ड करेंगे तो चांसेस रहता है कि वहाँ रिटर्न रिलेटिवली ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग टर्म तक आप होल्ड कर पाएंगे तब तो, क्योंकि बीच बीच में मार्केट बहुत गिरता है, उस समय आपका पोर्टफोलियो बहुत कम हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मार्केट में टिके रहें। रिटर्न थोड़ा कम आएगा चलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं बने रहेंगे तो इन्हीं और रिटर्न ज़्यादा नहीं आएगा ना। मान लीजिए मिड कैप स्मॉल कैप ने आपको 1 ईयर में ही 100% का रिटर्न दिया, लेकिन हो सकता है कुछ साल के बाद वो ना 40-50% गिर गए, तो उस समय ज़्यादातर केसेस में इन्वेस्टर बेचकर भाग जाते हैं, उन्हें लगता है पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। तो यहीं पे लार्ज कैप आपकी मदद करता है। लार्ज कैप में भी लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे रिटर्न आते हैं, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं आता है, लेकिन हाँ, जब गिरावट आएगा तो रिलेटिवली वो आपका पोर्टफोलियो बचा कर रखेगा। तो इसीलिए मिड कैप स्मॉल कैप के साथ साथ लार्ज कैप में भी अच्छा खासा एक्सपोजर लें, खासकर अभी के मार्केट कंडीशन में 100% मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर नहीं रखें। तो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल आपको ये फॉलो करना चाहिए, और बेसिस मार्केट कंडीशन म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में ज़्यादा चेंजेस नहीं करने चाहिए। इसलिए नहीं करने चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक फंड मैनेजर है जो कि आपके पैसे को मैनेज कर रहा है, और वो अच्छा खासा क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है। तो आइडियली हमें ट्रस्ट करना चाहिए फंड मैनेजर पे, और एक बार हमने अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो लॉन्ग टर्म तक बने रहना है। हाँ, स्टॉक पोर्टफोलियो में अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी किया है ना, कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि मेरा 2 डिफेंस कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट था और एक रेलवे की कंपनी में इन्वेस्टमेंट था। तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न आया था, वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैं निकल गया था वहाँ से, और वहाँ से पैसा निकाल कर मैंने गिल्ट म्यूचुअल फंड में डाल दिया, क्योंकि वहाँ भी अच्छे खासे रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है। और जब मुझे लगेगा कि कोई अच्छा स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है तो वहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा। और यहाँ पे देखिए, अगर क्योंकि मैं मानकर चल रहा हूँ कि मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत यहाँ गिरावट आ सकता है, तो देखिए मेरा जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी का अच्छा खासा एलोकेशन है, ठीक है। लेकिन जो मेरा स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ही है, लार्ज कैप आपको वहाँ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने एज अ सेफ्टी प्रिकॉशन, जहाँ पे वैल्यूएशन ज़्यादा था वहाँ से पैसा निकाल कर रख लिया है कि अगर मिड कैप स्मॉल कैप में इश्यूज़ आते हैं या फिर कोई स्टॉक अच्छे वैल्यूएशन पे मुझे मिलता है नियर फ्यूचर में, तो वहाँ पे मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूँगा। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो हमेशा ध्यान में रखें, सेक्टर और थीमेटिक फंड से दूर रहें। आप लोग के काफ़ी सारे क्वेरीज आ रहे हैं डिफेंस फंड से रिलेटेड, मेरा पैसा कम हो गया, 5% डाउन हो गया, 10% डाउन हो गया। देखिए, मुझे अच्छी तरह से पता है कि आप लोग के साथ क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने सेक्टर, थीमेटिक फंड्स और डिफेंस फंड्स पे कुछ समय पहले काफ़ी सारे वीडियोस पब्लिश किए थे। उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है, आप न्यू इन्वेस्टर हैं, तो सेक्टर और थीमेटिक फंड से बिल्कुल दूर रहें। मैं फिर से ये रिपीट कर रहा हूँ, बिल्कुल दूर रहें, ठीक है। तो वहाँ पे आप सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स के लिए जाएं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप। इससे बाहर आइडियली आपको नहीं निकलना चाहिए। हाँ, अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, सालों से अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन नए इन्वेस्टर है तो संभल कर इन्वेस्टमेंट करें। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।